चलिए शुरू करते हैं। सभी को आवाज आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलो ठीक है। तो सैटरडे को हम लोगों ने चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो चैप्टर तो अपना सेम है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, जिसका भी माइक खुला तो बेटा अभी आप माइक ऑफ कर लो, ठीक है। और जब मैं बोलूं तो अपना ओपन कर लेना आप माइक। और हम लोगों ने 15th ग्रुप आई थिंक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग का रहेगा ग्रुप 16, ठीक है। ग्रुप 16, और ग्रुप 16 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो। और मुझे पहले तो ये बताओ, आप लोग आपने लास्ट जो हम लोगों का लेक्चर था सैटरडे को, तो उसके नोट्स बनाए कि नहीं बनाए? नोट्स बनाए सबने? यस। तो हाँ, तो आप एक मेरी बात सुनिए। देखिए आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग ग्रुप 16 को उठाएंगे, ठीक है। और अगर टाइम बचा तो हम लोग 17 भी कंप्लीट करेंगे, बट हो नहीं पाएगा क्योंकि ग्रुप 16 बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद आपका एक लेक्चर और होगा, उसमें हम लोग ग्रुप 16 और 18 सॉरी 17 और 18 पढ़ेंगे, जो कि छोटे छोटे ग्रुप है, ठीक है। और उसी में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जिस दिन मतलब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर कब है? सैटरडे को ही होगा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, मेरा जो लेक्चर आपके साथ है। तो उसमें आप क्या करना कि आप जितने भी आज तक के नोट्स होंगे उसे आप याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम लोग सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो अब आज हेडिंग डालिए आप लोग, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। कोई बताओ मुझे, ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा नाम क्या है? चैल्कोजेंस, किसी ने बोला, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इनका जो दूसरा नाम है वो है चैल्कोजेंस। कोई बताएगा इन्हें चैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं? किसी को पता है चैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं? देखो, चैल्को का मतलब होता है ओर्स, ठीक है, और जेंस का मतलब होता है जेनरेटिंग, ठीक है। तो दीज आर द एलिमेंट्स विच जनरेट ओर्स, ठीक है। ये इनसे जनरली हम लोग को क्या मिलती है? ओर्स मिलती है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि ऑक्सीजन फैमिली के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहला अपने पास है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। इतनी बात सबको पता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो पोलोनियम है, पोलोनियम, ठीक है, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पहली बात तो, ठीक है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव। और आपको पता है कि पोलोनियम कैसे मिलता है? बताओ, पोलोनियम कैसे मिलेगा? इसकी प्रिपरेशन कहाँ है, कहाँ ये पाया जाता है? तो आप ध्यान रखना, इट इज अ डिके प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज अ डिके प्रोडक्ट, डिके प्रोडक्ट, डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम, थोरियम एंड यूरेनियम, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग यूरेनियम को और थोरियम को डिके करेंगे, उन्हें तोड़ेंगे, तब हमें पोलोनियम मिलता है। इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ऑक्सीजन के आगे आप लिखिए मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ, मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ। कुछ बच्चों को सोच के लग रहा होगा कि ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ कैसे हो सकता है। तो आप एक चीज देख लो, ठीक है, आपको पता है कि ये अपनी अर्थ है, ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि अर्थ से अगर आप 11 किलोमीटर बिल्कुल सीधा ऊपर चले जाओ, ठीक है, अर्थ से अगर आप 11 किलोमीटर सीधा ऊपर चले जाओ बस, तो बस यहीं तक अपना एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अर्थ की सरफेस से 11 किलोमीटर ऊपर तक ही अपना सरफेस है। और इस सरफेस में 78% जो है, 78% हिस्सा जो है वो तो नाइट्रोजन ने जो है कवर कर रखा है। 78% यहाँ पे नाइट्रोजन है, बची हुई जो 20% 21% है, 21% ये अपने पास ऑक्सीजन है। और 1% जितनी भी है वो अपने पास इनर्ट गैसेस है, ठीक है, या फिर आप उन्हें नोबल गैसेस कहो तो ज्यादा अच्छा है, लिख लो यहाँ पे इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे देखते हो, आप लोग बोलते हो कि यार 78% तो N2 है, तो मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन कैसे हो गई, है ना? ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट कैसे होगी, बताएगा कोई? कोई बताएगा? सर ये सरफेस पे मिलती है तो
बिल्कुल सही है। देखो, और ये तो आप जो 21%, ये जो अमाउंट आप देख रहे हो 21%, ये तो भाई हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर के बाद लिथोस्फेयर में भी तो होगी। लिथोस्फेयर मतलब जिसमें आप रहते हो, जमीन जिसे बोलते हैं, लिथोस्फेयर में भी ऑक्सीजन है। उसके बाद हाइड्रोस्फेयर में भी तो होगी। हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी की बात कर रहा है। पानी तो पानी का जो एक मॉलिक्यूल है वही ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो इसलिए जो ऑक्सीजन है वो मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ है, मतलब अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में जो एलिमेंट है वो है आपका पास, और वो आपके पास कौन सा, ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात सुनो। अच्छा, ये मैंने गलत लिख दिया, ओस से, ये SE है, ठीक है, सेलिनियम। अब बात करते हैं सल्फर की। तो ध्यान रखना, सल्फर की अगर अकोरेंस की बात करें, ठीक है, सल्फर की अगर अकोरेंस की बात करें कि ये कहाँ पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, ध्यान रखना सल्फर जो है दो फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, एक तो पाया जाएगा सल्फाइड्स की फॉर्म में, और एक पाया जाएगा, ठीक है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? सर व्हाट अबाउट अमोनियम? हाँ, मतलब इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है बेटा, वो देखो ऐसा है ना, जितनी स्टडी हम लोगों ने की वहीं तक के तो हम लोग लिखेंगे, सारे थोड़ी ना हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जितनी हम लोगों ने स्टडी कर रखी है हम लोग सिर्फ उन्हीं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कहाँ से आ गया यार? 16 ग्रुप है बेटा ये। एल्यूमिनियम तो 13 ग्रुप का एलिमेंट है बेटा, हम 16 ग्रुप पढ़ रहे हैं, ये ग्रुप 16 है। ठीक है, सर वॉइस ब्रेक हो रहा है आपको। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज बंद हो है जी। वॉइस में प्रॉब्लम है। सर माइक म्यूट है आपका। सर नेटवर्क इशू। अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी आ रही है आवाज? सॉरी, पता नहीं ये माइक म्यूट कैसे हो गया, आई डोंट नो। देखो, हाँ देखो, बात सुनो बेटा, आप क्या नाम है, किसने बताया ये ऑफिशियल? आगे रतन, रतन बात सुनो बेटा। अभी मैं, देखो बात सुनो, मैंने मेटल कब बोला? ऑक्सीजन मेटल थोड़े ना है। देखो, आप तो मेटल बता रहे हो, अगर आपसे कह रहे हैं मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा, तब एल्यूमिनियम होगा ना। हम मेटल की बात थोड़ा ना कर रहे हैं, मैं तो एलिमेंट की बात कर रहा हूँ बेटा। एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन है, आप मेटल बता रहे हो। एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट अबंडेंट मेटल है, और हम बात किसकी कर रहे हैं? एलिमेंट की कर रहे हैं। ऑक्सीजन मेटल थोड़े ना है, कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, तो कायदे से सुना करो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आप बता रहे हो, मेटल की बात कर रहे हो आप। एल्यूमिनियम तो मेटल लग गया ना, और ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन मेटल थोड़े ना है। ठीक है, तो मेरी बात सुनो फिलहाल। तो मैं बात कर रहा था कि सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, सल्फर जो है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? देखो, सल्फर अर्थ में एक तो सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाएगा, और एक सल्फेट्स की फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, एक पाया जाएगा सल्फेट्स की फॉर्म में, और एक पाया जाएगा सल्फाइड की फॉर्म में। सल्फेट्स एंड सल्फाइड। तो देखो, सल्फेट्स की फॉर्म में कैसे कैसे पाया जाएगा? सल्फेट्स की फॉर्म में पाया जाएगा जिप्सम। जिप्सम का नाम सबने सुना है, बताओ? यस सर। ठीक है, या फिर ये पाया जाएगा इप्सम सॉल्ट की फॉर्म में, इप्सम सॉल्ट की फॉर्म में, या फिर ये बैराइट की फॉर्म में पाया जाएगा, बैराइट की फॉर्म में। क्या किसी को जिप्सम का फॉर्मूला पता है? बता दो जल्दी से। CaSO4.2H2। बिल्कुल सही, ठीक है, CaSO4 एंड डॉट 2H2O। क्या किसी को इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला पता है? MgSO4.2H2। MgSO4.7H2O। ठीक है, क्या किसी को बैराइट का फॉर्मूला पता है? इट इज BaSO4। ठीक है, तो देखो कहां कहां सल्फर मिल रहा है, या तो हमें जिप्सम में मिल रहा है। जिप्सम में सल्फर कहां है? ये रहा। ठीक है, इप्सम सॉल्ट क्या और है ना, इसके अंदर मिल जाएगा आपको सल्फर, और बैराइट की फॉर्म में यहाँ पे सल्फर मिल जाएगा। बेटा माइक बंद कर लो जिसका भी ऑन है, हम जब बोलें तब आप ओपन कर लेना। ठीक है, या फिर आपको अगर कुछ बोलना तब आप ओपन करो। अब बात करते हैं हम लोग सल्फाइड की। ठीक है, सल्फाइड्स में कहां पाया जाएगा? तो एक तो पाया जाएगा गैलीना। गैलीना का नाम सबने सुना है? गैलीना का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को पता है गैलीना का फॉर्मूला? PbS, राइट। ठीक है, दूसरा ये क्या हो गया? ठीक है, या तो गैलीना की फॉर्म में पाया जाएगा जिसमें लोग बोलते हैं PbS, या तो पाया जाएगा जिंक ब्लेंड की फॉर्म में। ठीक है, अरे भाई ये क्या हो रहा है? जिंक ब्लेंड क्या फॉर्मूला होता है? ZnS। या फिर ये पाया जाएगा कॉपर पायराइट की फॉर्म में, कॉपर PER, कॉपर पायराइट। ठीक है, कॉपर पायराइट्स क्या फॉर्मूला होता है, पता है किसी को? CuFeS2। ठीक है, तो देख लो, सल्फर या तो गैलीना में, ये देखो गैलीना में मिल गया आपको, या फिर आपको जिंक ब्लेंड में मिल जाएगा, या तो आपको कहां मिलेगा? कॉपर पायराइट में। ठीक है, बोलो इतना क्लियर है?
तो ये तो बात हो गई किसकी कि अकरेंस क्या है, मेटल कहाँ कहाँ किस किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ठीक है, ऑन अर्थ, ठीक है, ऑन अर्थ। और एलिमेंट ये भी ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन देखो अभी एक बच्चे ने करा ना, तो ये भी कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि आपसे एलिमेंट मेटल भी पूछ सकता है, तो मेटल ध्यान रखना एल्युमिनियम है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट मेटल की अगर बात करें तो एल्युमिनियम, और मोस्ट अबंडेंट अगर बात करें एलिमेंट की तो ध्यान रखना ऑक्सीजन है। और अगर हम लोग बात करें एसी की, एसी और टीई की, तो ध्यान रखना जो एसी है वो पाया जाता है मेटल सेलिनाइट की फॉर्म में, मेटल सेलिनाइट्स की फॉर्म में, और टी जो है वो पाया जाता है मेटल टेलुनाइट की फॉर्म में, ठीक है। इतना जल्दी से कॉपी करिए आप लोग, जल्दी से नोट करिए इतना, ठीक है। ये वाला जो पेज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे आप 100% चाहो तो करके लिखो, चाहो स्टार बनाओ, बहुत अच्छे से लिखो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सी सल्फाइड की और नहीं है, या फिर सल्फाइड की अकरेंस इसमें कौन सी नहीं है कौन सी है, ठीक है। या फिर आपसे डायरेक्ट इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला पूछ दे, ठीक है, कॉपर पायराइट का पूछ दे, बेराइट का पूछ दे, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपसे पूछेगा बताओ एसी किस फॉर्म में पाया जाता है, तो ध्यान रखना मेटल सेलेनाइट की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक। इतना नोट करिए जल्दी से। क्या इतना नोट हो गया सबका? यस सर। यस सर। काव्य, कौशिक, और कौन कौन है, अक्षिका, अमन, अमित, अनन्या, आप लोग कौन सी क्लास चल रही मेरा आवाज ब्रेक है जी। नेक्स्ट पेज पे चले बेटा। म्यूट हो गया अभी तो, आई थिंक आ रही होगी आवाज। सर आवाज म्यूट क्या 2 सेकंड पहले नहीं आ रही। तो ब्रेक हो के आ रही है आवाज। क्या आ रही, रुको अच्छा 1 मिनट चेक करते हैं यार। अभी देखो बेटा आ रही है आवाज। यस सर। चलिए यस ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अभी से क्या सर हो गया नहीं भाई, जी, लिखना ही क्या कह रहे हो बेटा? सर, लिखना है जी। सर, फिर म्यूट हो गया आपका। फ्रीज हो गया सर। हम बोल ही कहाँ रहे हैं बेटा? नहीं मैं बोल नहीं रहा हूँ यार, अभी आ रही है आवाज। यस सर। हाँ तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बताओ कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पता है किसी को? इट इज NH2 NP4, NH2 NP4, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग जल्दी से डालिए, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रही है, ठीक है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, ठीक है। चलो इसमें क्वेश्चन हो जाए, बताइए आप, अगर मैं बात करूं ग्रुप 15 की, ठीक है, ग्रुप 15 की और ग्रुप 16 की, तो मुझे बताओ ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में किसका साइज ज्यादा होगा? ग्रुप 16 के एलिमेंट का या ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का साइज किसका ज्यादा होगा? 15 फिर से बोलो। 15 15 क्यों? क्यों आपको पता है कि अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या होता है, साइड डिक्रीज होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ग्रुप 15 और 16 में, तो साइज किसका रहेगा बड़ा? रहेगा ग्रुप 15 है। ये किसकी हम लोग बात करें? ये बात करें हम लोग साइज की, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में ओ से टेपो, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ेगा कि घटेगा, जल्दी बोल दो। बढ़ेगा। यानी कि साइज का ऑर्डर रहेगा ये वाला, ठीक है। चलो तो ये बहुत आसान सी बात है, आपको पता होगी। अब हेडिंग डालो आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। चलो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का भी देखते हैं। बताइए ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 15 की कि 16 की? 15 किसकी ज्यादा होगी? 15 15 की। क्यों बेटा, रीजन बताओ ना। हाफ p ऑर्बिटल। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। देखो अगर आपको पता हो कि ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP3, ठीक है, जबकि इसका कितना होता है, इसका होता है, अभी लिखा हम लोगों ने NH2 NP4। तो इसका मतलब ये कैसा ऑर्बिटल है, ये आपका हाफ फिल्ड है। पी सबशेल कैसी हाफ फिल्ड, यहाँ पे पी सबशेल कैसी है,
इनकम्प्लीट फील्ड यानी कि 1 2 3 और एक यहाँ पे क्या गया 4। तो आपको पता है कि अगर कहीं पे भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है, ठीक है, अगर आपको मालूम है कहीं पे और भी अगर हाफ फील्ड आता है, हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड, तो ज्यादा क्या होता है स्टेबल, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी इनकी ज्यादा होगी, ग्रुप 15 की ज्यादा होगी। दैट मीन आप ग्रुप 15 से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, ठीक है। बोलो इतनी बात क्लियर है? यस सर। yes sir. और मुझे बताओ अगर मैं बात करें पीरियड की बात करें, ठीक है, सॉरी पीरियड की बात हुई है, ग्रुप की बताओ, ग्रुप में बताओ अगर हम लिखें ओ से टेपो, टेपो बता दो जल्दी से। Decreases down the group. डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दैट मीन ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होगी, देन सल्फर की, फिर सेलेनियम की, टेलुरियम की और पोलोनियम की, ठीक है। तो आप ये वाला ऑर्डर लिख लो, जल्दी से नोट कर लीजिए इतना। हो गया नोट? यस सर। यस यस सर। सर ठीक भैया, ठीक है, इतना नोट हो गया। अब हेडिंग डालिए आप लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिजिकल प्रॉपर्टीज है वैसे आपने पढ़ रखी है, पर फिर भी हम चाहते हैं आपके नोट्स जो बने वो एकदम स्ट्रांग बने चाहिए, ठीक है। आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता दो भैया, ऑर्डर बताओ। क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन Decreasing down the एंथैल्पी? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आप बोल लो कि ये ऑर्डर होना चाहिए। क्या सब लोग सहमत है इस बात से? क्या सबको यही लग रहा है कि यही ऑर्डर होना चाहिए? बताओ भाई। यस सर। तो फिर आपको गलत लग रहा है बेटा, ठीक है। Sir, ये मैंने और सर इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज सर मैंने increases बोला था. आपने क्या बोला था? मैंने increases बोला था down the group. अच्छा इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बोल लो आप, यस सर। तो बेटा और भी गलत है। अगर आप ये अगर आप ये बोल रहे हो ना, आप कह रहे हो अगर ओस से टेपो, अगर आप बोलो पोलोनियम सबसे ज्यादा होगा, यही तो बोलना चाह रहे हो आप? Yes. सर मैंने ये भी तो गलत। बोला क्योंकि O में थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी ना, उससे वो इलेक्ट्रॉन गेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. आपकी थिंकिंग ठीक है, बट ऑर्डर आपने जो बताया वो गलत है। देखो ये दोनों ही गलत हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर Sa की होती है, फिर होती है Te की, और Te के बाद भी आप ध्यान रखना, पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव तो उसे हटा ही दो आप, Te के बाद आपका आता है ऑक्सीजन। ये जो है वो राइट ऑर्डर है, ठीक है। अब इसने रीजन लड़के ने खुद ही बता दिया, देखो क्या रीजन बताया। क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास एक तो लोन पेयर है, पहली बात, ठीक है, लोन पेयर है। दूसरी बात ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन कैसे करेगा यार, ये रिपल्सन कर देता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता अच्छे से, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखना ये ऑर्डर आपका सही रहेगा, ये जो है ये राइट है। तो सोच लो, अब यहाँ पे दो एक्सेप्शन आपको देखने को मिले, पहला वाला ये वाला, ठीक है, और दूसरा वाला ये वाला। देखो पहला वाला तो होगा ही नहीं यार, उसे हटा दो, क्योंकि वो तो ट्रेंड में ही नहीं है, उसे क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप होता है ना, तो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप में क्या है, ये वाला दूसरा वाला देख लो, बस एक ही है, ठीक है, इसे हटा ही देते हैं। चलो, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सही ऑर्डर है वो क्या है, सबसे ज्यादा किसका होगा, सल्फर का, फिर Fe का, फिर Te का, और सबसे कम होगा ऑक्सीजन का। बोलो इतनी बात क्लियर बेटा? यस सर। चलो अब हेडिंग डालिए आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो, यहाँ पे सी कर लेना, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो बता दो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ क्या होना चाहिए। डिक्रीजेस डाउन द Down the group. डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देखो एक बार पता है, आप लोगों ने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऑर्डर कुछ कुछ याद किए, तो आपको ये भी पता होगा कि कहीं कहीं पे भैया एक्सेप्शन है, ठीक है, और हर एक्सेप्शन का अपने पास रीजन भी है, ठीक है। तो ध्यान रखना जहां जहां पे एक्सेप्शन है वही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम लोगों ने क्या सोचा था, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बट एक्चुअल में हुआ क्या कि ऑक्सीजन जो है वो सबसे लास्ट में आ गया, ठीक है। तो जो भी चीज एक्सेप्शन बन जाए समझ लो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप बहुत कायदे से नोट करना, ठीक। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, विच इज राइट, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। चलो इतना नोट करो जल्दी सब लोग। एक हेडिंग और डालिए आप लोग, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर बता दो भाई, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, Decreases down पहले the इंक्रीजेस की डिक्रीजेस, increases. इंक्रीजेस है ना,
ये तो आसान सी बात है, ठीक है। दैट मीन पोलोनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव मेटल है, ठीक है, Pe एंड PO। तो ऑर्डर जो होगा वो ये रहेगा, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर आपसे पूछता नहीं वैसे, बट फिर भी आप लिख लो, कुछ कुछ चीजें हैं पता ही होनी चाहिए, वो चाहे एग्जाम में आपके आए चाहे ना आए। देखो इस एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देंगे कहां से क्वेश्चन आएंगे, तो उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से याद रखना। देखो हमें पहले ही बता दे रहे हैं, देखो चाहे ऑक्सो एसिड जो टॉपिक है, चाहे वो ग्रुप 15 का ऑक्सो एसिड हो, चाहे 16 के हो, चाहे 17 के हो, चाहे 18 के हो, ठीक है, जिनमें स्ट्रक्चर्स होती, ध्यान है आपको, स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ी थी, NPCl2 होल थ्राइस, NPCl2 होल 4, एक तो ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ठीक है। एक हम लोगों ने N2O पढ़ा था, NO2 पढ़ा था, ये ऑक्साइड पढ़े थे, ठीक है। तो जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्सो एसिड होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उनकी स्ट्रक्चर आप ध्यान रखना बहुत अच्छे से। हटा दें से, हटा दें, यस सर। Yes, sir. चलो। अब आप हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज। तुम लोगों के इतने दिन से बारिश हो रही तो बंद हो गई? यस सर। चलो फाइनली। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले अगर हम बात करें, तुम लोगों को ये बेटा नाम पता है, सबके नाम, सबके नाम पता है कि नहीं पता है? इसका नाम क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इसका क्या नाम है? Sulfur. सल्फर। इसका क्या नाम है? सेलेनियम, सेलिनियम। और इसका क्या नाम है? टेलुरियम, टेलुरियम। टेलुरियम, टेलुरियम, ठीक है। और इसका क्या नाम है? पोलोनियम। पोलोनियम। ठीक है, आपको वैसे नाम याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, बट फिर भी लिख लो अपने पास, अगर नोट्स हैं उनमें सब चीज लिखी हुई तो उसमें बुराई क्या है ना। तो ध्यान रखना जो आपके स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स हैं ये आपके नॉन मेटल्स हैं, ये आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और जो ये दोनों है ये क्या है? ये मेटलॉइड है, ये आपके और ध्यान रखना जो लास्ट वाला है आपका इसीलिए भी हमने मेटेलिक टॉप टू बॉटम जाके मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। यानी कि देखो सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो कैसा? नॉन मेटल। दूसरा वाले स्टार्टिंग के दो नॉन मेटल, फिर कैसे हैं? मेटलॉइड, फिर कैसे हैं? मेटल। डन सर। ठीक है। और यहाँ पे बेटा लिख लेना, ठीक है। ये मेटल है और कैसा मेटल है? रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव मेटल है, ठीक है। यस सर। चलो अब हेडिंग डालिए आप लोग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहीं पे लिख लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, इधर लिख लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP एंड BP। चलो बताएं। तो आप बताओ पहले, तो पहले आप लोग बताइए कि अगर हम लिखते हैं उससे, पोलोनियम हटा ही दो यार, पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी स्टडी करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप ट्रेंड कोई भी लिख नहीं सकते हो, ठीक है। बताइए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? Oxygen. नहीं बेटा कैसी बातें कर रहे हो यार। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है साइज पे भाई, साइज पे। टॉप टू बॉटम जाओगे साइज बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? तुम फिर देखो एक ही एग्जांपल बार बार देना पड़ता है। पानी लो, पानी तुम किसी सर वॉइस ब्रेक हो रही चीनी है। के वो घोल दो, पहले कौन सा घुल जाएगा? यार अब आ रही बेटा? Yes, sir. और जबकि अभी तक मेरा 2-3 क्लासेस में नेटवर्क की प्रॉब्लम आई, तो मेरे पास जियो फाइबर था, तो मैंने उसको बदला के एयरटेल वाला कराया, और फिर भी बताओ वॉइस कट रही है। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं यार बताओ। और नेटवर्क देखो कितना अच्छे दिखा रहा है इसमें, पता नहीं भैया सबके साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही हो रहा है? हर क्लास में होता है ऐसा? हाँ सर। बता दो यार, फीडबैक दे दो भाई। नो सर।
नो सर। मतलब मेरे यहाँ का नेटवर्क थोड़ा खराब है। कहाँ बैठे जाके यार, इतनी सही जगह बैठे हुए हैं, बताओ। चलो क्या कर सकते हैं। खैर, तो मेरी बात सुनो। हाँ, समझ में आया। अगर आप पानी ले लो और पानी में आप पीसी शक्कर घोल दो, या फिर आप उसके जो क्रिस्टल आते हैं, बड़े बड़े दाने चीनी के आते हैं, उन्हें घोलो, कौन सा पहले घुल जाएगा? पीसी वाली घुल जाएगी ना। तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, उसे बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ये वाला ऑर्डर होगा, ठीक है ये। पर एक चीज और ध्यान रखना, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में लार्ज डिफरेंस होता है, लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर। कोई रीजन बता सकता है क्या? कोई मुझे रीजन बता सकता है ऐसा क्यों? बताओ भाई। आर्यन ठाकुर, आवाज आ रही है? बताओ बेटा। रीजन आपको पता है कि ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें लार्ज डिफरेंस होता है, ऐसा क्यों होता है? सर ऑक्सीजन गैस और सल्फर सॉलिड इसलिए। क्या क्या कह रहे हो, फिर से बताना बेटा। ऑक्सीजन गैस और सल्फर सॉलिड। पता नहीं, आपकी शायद आवाज नहीं आ रही मुझे। चलो देखो तो। सर वो कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस होती है और सल्फर सॉलिड। ऑक्सीजन गैस होती है, सल्फर सॉलिड होती है, ठीक है। हाँ, एक काइंड ऑफ एक रीजन हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है बेटा, देखो ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में मिलता है, जबकि सल्फर जो आपका है वो S8 की फॉर्म में मिलता है। सोच के देखो, मतलब एक मॉलिक्यूल आपको, एक जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर सिर्फ 2 ही एटम है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर 8 एटम है। तो ऑब्वियस सी बात है, साइज भी सल्फर का बड़ा है, ठीक है। ऊपर से एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम है, तो जो ऑब्वियस सी बात है, उनके बीच में क्या होगा, लार्ज डिफरेंस होगा बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इतना है। यस। चलो अब आप हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज। बस यहां से आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट चालू, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हेडिंग डालिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट हेडिंग आप डालिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे अपने वही एलिमेंट जो है वो नोट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि ओ से यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, रुको रुको रुको, छोटा छोटा लिखते हैं। क्या नीचे वाला पोलोनियम सबको दिख रहा है? Yes, sir. तो देखो, आप सबको पता है कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे क्या करेंगे, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, लेकिन पोलोनियम नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और एक और बात है, +2 भी शो करते हैं, +2 +2 +2, यहां तक कि पोलोनियम भी +2 करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, +4 भी करते हैं, ठीक है। +4 भी करते हैं, ये सारे के सारे +4 भी करते हैं, ठीक है। और +6 भी करते हैं, ठीक है। बट ऑक्सीजन ना +4 शो करता है, ना ही +6 शो करता है। मेरी बात सुनो, ग्रुप 16 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं कि नहीं होते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। यस सर। तो यस। या तो क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, या क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 6 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +6, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2। तो +6 और -2 तो समझ में आता है कि हाँ भैया क्यों शो करते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोच के देखो कि ये +2 कैसे कर रहा है, +2 करने के बाद ये +4 प्लस ये कैसे कर रहा है। तो देखो बात सुनो, कुछ कंपाउंड है जहां पे देखा गया कि ऑक्सीजन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लाइक OF2, ठीक है। अब जरा आप OF2 मॉलिक्यूल को कायदे से देखो, ऑक्सीजन में फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बताना जरा। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में फ्लोरीन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो अगर आप OF2 की स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन यहाँ पे। अब फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से खींचेगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे कैसा आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। और इसने ऑक्सीजन ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए, तो क्या करेगा, पार्शियल 2 पॉजिटिव ये जो शो कर देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे ही कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें +4 शो करता है, जिसमें +6 करता है। तो आपको ध्यान बस ये रखना है कि हाँ, अगर कहीं पे आपको देखने को मिल जाए तो मतलब एकदम शॉक मत हो जाना कि यार ऑक्सीजन जो है +2 कैसे कर रहा है, ठीक है। करता है, +2 भी करता है, -2 भी करता है। इतना नोट करिए जल्दी से, जल्दी से इतना नोट करिए। हो गया सबका? No, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो, आराम से नोट करो।
Done, sir. कितने डन सर ਅਸੀਂ नहीं कितने जी करना है क्या करो बेटा? सर लिख रहा हूँ अभी अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट करो, जल्दबाजी नहीं बिल्कुल भी। आपके एग्जाम हो गए या अभी चल रहे हैं? 22 सर 22 मार्च से स्टार्ट अच्छा 22 मार्च से स्टार्ट है आपके एग्जाम। तैयारी होगी सबकी? से पहला मैथ का पेपर है पहला मैथ का एग्जाम है? हाँ, पहला पहला मैथ का ही रख देते हैं। ठीक है यार, जितनी कठिनाई से पहले लड़ लो ज्यादा अच्छी बात है ना? बाद में पढ़ेगा तो पढ़ोगे भी नहीं, अभी कम से कम पढ़ तब भी लोगे। मैथ में तो आपके 6 चैप्टर शायद आ रहे होंगे, कितने आ रहे हैं? 6 सर लास्ट के 6। हाँ लास्ट के 6 तो फर्स्ट टर्म में आ गए। यस सर 7 दिन चलो बाद चलिए ठीक है, चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ बातें, अरे एक तो यार ये क्या है भाई, चला जा, चलो भैया ऐसे नहीं जाएगा। सर 7 7.5 चैप्टर आएंगे तो 7 चैप्टर आएंगे मैथ के। 7 अच्छा मैथ में 7 चैप्टर आएंगे? तो 6.3 भी आएंगे ना उसमें अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कौन कौन सा आ रहा है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ रहा होगा। 7 से 13। डिफरेंशिएशन नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं है? ओनली इंटीग्रेशन। सर 6th का हाफ है। अच्छा अच्छा, चलो खूब अच्छे से तैयारी करो सब लोग। ठीक है, मैथ्स हो गया, बायो हो गया, यार ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको पता है। आप लोग मतलब आप लोग क्या, हम लोग भी अपने टाइम पे डरते थे, बट बाद में पता चला कि यार मैथ्स जो है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप मैथ को अच्छे से सीख लो ना, तो जितना स्कोर आप मैथ में कर सकते हो उतना किसी में नहीं कर सकते हो। बट खैर कोई बात नहीं, अभी आपके पास टाइम है, पढ़िए आप। चलो अब यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स नोट करिए। ठीक है, आप पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करो, ऐसे करो, लिखो स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group, decreases down the group। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देखो पीछे वाला पन्ना पलटो, जो अभी लिखा है उसमें लास्ट में देखो मैंने लिखा है पोलोनियम जो है -2 नहीं शो करता। दैट मीन हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जो आपका पोलोनियम है ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखना। और ऐसे आप एक लिख लो, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है जनरली क्या करता है, -2, जनरली लिख लो शो, जनरली शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, -2 जनरली शो करता है, लेकिन जो OF2 है, ठीक है, और O2F2 है, O2F2 है, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख लो, इसमें ये कितनी करता है, यहाँ पे करता है +2 और यहाँ पे कितना करता है +1 कैसे देख लो, OF2 का तो मैं आपको बता ही चुका, O2F2 का देख लो। अरे जैसे H2O2 होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, वैसे इसका देख लो। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐसे आएंगे पेरोक्साइड बॉन्ड के साथ, एक फ्लोरीन इधर आ जाएगा, एक फ्लोरीन इधर आ जाएगा, तो ये वाला फ्लोरीन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो सिंगल एटम की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +1 आ गई। समझे? यस सर। H2O2, हाँ ठीक है हेमंत, ठीक है, तो इसे आप नोट मत करना, चाहो तो स्ट्रक्चर बनाना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इतना नोट कर लो। चलो हो गया सबका? अगर हो गया तो आप हेडिंग डालिए एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन क्योंकि सबसे छोटा है ना, तो छोटा है तो उसके कुछ नखरे भी हैं, तो वो नखरे हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। घर में नहीं जो सबसे छोटे होते हैं, आप लोगों के भाई बहन जो छोटे होंगे, या अगर आप ही छोटे हो तो आपके नखरे होंगे। ठीक है, तो देखो क्या क्या इसकी चीजें हैं जो ये कुछ डिफरेंट शो करता है, वो देख लो। पहली बात तो क्या है, देखो सबसे पहली बात है स्मॉल साइज, सबसे इसका छोटा साइज है। ठीक है, स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरा लिख लेना, हम ही लिख देते हैं, चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, साइज में सबसे छोटा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कैसी है, ज्यादा है। दूसरी बात, अगर आपने क्या करा, ऑक्सीजन फैमिली के सभी मेंबर्स की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, H2O बना लिया, फिर आपने H2S बना लिया, फिर आपने H2SE बना लिया, और आपने
Te बना लिया। तो ध्यान रखना ये वाले जितने भी मेंबर है तीनों कंपाउंड, ये कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते, ठीक है, ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेंगे। और ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक ट्रिक बताई थी याद करने की, याद करिए सबने? क्यों? कैसे पहचानोगे कौन से एलिमेंट्स में या फिर कौन से मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कहां पे नहीं होगी? ध्यान है सबको? ट्रिक नहीं याद है आई थिंक। देखो ट्रिक लिख लो कहीं पे, एक ट्रिक लिख लो, अगर नहीं लिखी है तो एक ट्रिक लिख लो, फोन, FON। अब याद आई? मतलब हमने आपको कराई नहीं, ये कहना चाह रहा हूं। चलो नहीं देखो, कराया सर। तो फिर ट्रिक लिख लो बेटा, फोन। फोन का मतलब अगर हाइड्रोजन इनमें से किसी भी एलिमेंट के, इनमें से किसी भी दो एलिमेंट के बीच में आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। जैसे मान लो अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन, दो फ्लोरीन के बीच में आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। या फिर दो नाइट्रोजन के बीच में भी अगर हाइड्रोजन आया तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। या फिर अगर एक फ्लोरीन, ठीक है, और एक ऑक्सीजन के बीच में आ गया, एक फ्लोरीन, ठीक है, और एक नाइट्रोजन के बीच में आ गया, या फिर एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन के बीच में आ गया, तब भी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो फोन याद कर लो आप, फोन, FON। मतलब अगर कहीं भी ये एलिमेंट है तीन, अगर ये तीन एलिमेंट कहीं पे है तो समझ लो कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। इट इज नॉट 100% श्योर, ठीक है, बट हाँ ये ट्रिक है, आप दिमाग लगा सकते हो कि अगर ये तीन एलिमेंट है तो हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, ठीक है। चलो हटा रहे हैं इसे, ठीक है, इतना हो गया। Yes, अच्छा sir. अच्छा, और यहाँ पे एक चीज और, आप एक पॉइंट और लिखिए, लिखिए मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है, मैक्सिमम कोवेलेंसी वो होती है +4। पहले तो बता दो कोवेलेंसी होती क्या है, कोवेलेंसी बता दो। कोवेलेंसी का मतलब कोई भी एलिमेंट जितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, उसी को उसकी कोवेलेंसी बोलते हैं। जैसे अगर आपको पता हो कि जो NH3 होता है, अमोनिया, ठीक है, अगर आप इसे एक एसिडिक प्रोटॉन दे दो तो ये क्या करेगा, NH4 बना लेगा, NH4 पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन को तुम कुछ भी कर लो, ये 5 बॉन्ड कभी नहीं बना सकता। इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, +4। किसकी, नाइट्रोजन की। ऐसे ही जो ऑक्सीजन है उसकी भी मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है, +4 होती है। और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू absence ऑफ, अरे यार ये पेन कैसे चल रहा है भाई, लिख लो यार आप लोग, ड्यू टू absence ऑफ, लिखो ड्यू टू absence ऑफ, ठीक है, d ऑर्बिटल, ठीक है, ड्यू टू absence ऑफ d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल की वजह से क्या करता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी देता है, सिर्फ +4 ही देता है। तो कोवेलेंसी सबको समझ में आ गई, कोवेलेंसी क्या होती है। Yes, sir. चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नोट कर लो यार जल्दी से नोट कर लो सब लोग। हो गया? Yes, sir. चलो अब हेडिंग डालिए, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनकी रिएक्शन जो ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 16 के जो एलिमेंट हैं, इनकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे, हाइड्रोजन से, ठीक है। ई मतलब एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, ग्रुप 16 का कोई सा भी एलिमेंट। तो एक बार पहले एक बात बताओ, ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है उनकी वैलेंसी कितनी होती है, बताओ। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, कितनी होती है, 2। देखो वैलेंसी होती है, पहले यही देख लो एक बार। देखो आप इसे कैसे लिखो, 2,6। पहली बात सुनो, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी कैसे निकालते हैं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक है तब तो वैलेंसी भी 4 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 5 हो जाता है तो हम लोग वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 - 5 करके 3। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 8 - 6 करेंगे तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप 9th 10th से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको ये ऐसे फिंगर टिप्स पे रटा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इनकी वैलेंसी कितनी होती है, इनकी वैलेंसी होती है 2, और हाइड्रोजन पे वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो यानी कि यहाँ पे कैसा कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पे EH2 टाइप का कंपाउंड मिलेगा। मिलेगा कि नहीं बताओ, मिलेगा, Yes, sir. ठीक है, तो बना लो बस।
तो यहाँ पे आप बना लो, क्या क्या बनेगा देखो, एक तो बनेगा आपके पास H2O बनेगा, ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा अपने पास H2S बनेगा, फिर अपने पास H2SE बनेगा और अपने पास बनेगा H2TE। बोलो अब इसके बारे में हम लोगों को कुछ कुछ चीजें पढ़नी है। तो पहली हेडिंग हम लोग को क्या पढ़नी है, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर बता दो भैया, एसिड क्या होते हैं, एसिड क्या होता है जल्दी बता दो। डोनेट प्रोटॉन। हाँ तो मुझे बता दो इनमें से कौन सा जल्दी से अपना प्रोटॉन दे देगा, H2O, H2S, H2SE, H2TE में से कौन सा मॉलिक्यूल अपना हाइड्रोजन जल्दी निकाल देगा, H2TE। H2TE, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसका बॉन्ड जो है वो काफी बड़ा है। तो यानी कि अगर TE और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बड़ा है तो इसे आप आसानी से ब्रेक कर पाओगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, एसिडिक कैरेक्टर्स किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो H2O, फिर हम क्या लिखेंगे H2S, देन अपने लोग क्या लिखेंगे, ये क्या लिख दिया हमने H2S, फिर हम लोग क्या लिखेंगे H2SE और यहाँ पे क्या लिखेंगे H2TE। ठीक है, तो ये वाला जो ऑर्डर है ये बिल्कुल सही ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, चलो दूसरी बात, अगर मैं आपसे दूसरा पूछूं कि बताओ जो इनका थर्मल स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी, कोई बताओ मुझे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो जल्दी से। चलो यहाँ पे एक पोल कर लेते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास और 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी। ठीक है, चलो पोल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसे हम लॉन्च कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है और आप बताइए जल्दी से कि पहला जो है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, जल्दी बताइए 4 ऑप्शन में से। H2O, H2S, H2SE एंड H2TE, इनमें से थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो देखो 40% बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट, अब तो 36 हो गए। चलो सबको स्क्रीन पे अपना दिख रहा है, पोल दिख रहा है सबको, यस सर। तो जल्दी जल्दी बताओ भैया, ऑप्शन बता दो। देखो यार इस पोल से ये पता चल जाता है कि कौन कौन से बच्चे क्या क्या सोच रहे हैं, क्योंकि देखो हम अगर पूछेंगे ना तो पूछने पे क्या होता है बहुत ही कम बच्चे बोलते हैं, ठीक है, तो बात क्लियर नहीं हो पाती। इससे एग्जैक्ट पता चल रहा है हाँ अच्छा इतने बच्चे 9% बच्चे ऐसे भी हैं जो चॉइस 3 सोच रहे हैं, 13% हो गए। चलो भाई एंड कर रहे हैं पोल, पोल जो है वो एंड कर रहे हैं। तो चॉइस 1 जो है वो 40% बच्चे बोल रहे हैं, चॉइस 2 जो है वो 19% बच्चे बोल रहे हैं, ऑप्शन 3 भी किसी किसी को लग रहा है 15% बच्चे ऑप्शन 3 भी बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, 26% बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 4। देखो पहले तो क्वेश्चन को समझा करो, ठीक है, एंड कर रहे हैं पोल। 41% बच्चे बोल रहे हैं चॉइस 1, चलो ठीक, पहले क्वेश्चन को सही से समझा करो। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर आप OH बॉन्ड की बात कर लो, ठीक है, या आप अगर H और S की बात कर लो, या फिर आप H और SE की बात कर लो, या फिर अगर आप H और TE की बात कर लो, तो कह रहा है अगर हम इनमें से किसे हीट दे दें, ठीक है, अगर हम किसे हीट दे दें तो जल्दी से वो टूट जाएगा। इन चारों को क्या करो आप हीट दो और बताओ कौन सा जल्दी ब्रेक हो जाएगा। स्टेबल का मतलब क्या, जिसे आप हीट देके तोड़ ना पाओ, स्टेबल है भाई, वो स्टेबल है, टूटेगा ही नहीं। और अनस्टेबल कौन सा हो गया, जिसे आप हीट दो वो आसानी से टूट जाए। तो एक बात बताओ, H2TE जो है ये वाला कंपाउंड H2TE, तो इसका बॉन्ड बहुत बड़ा नहीं है। अब जब टॉप टू बॉटम जाओगे साइज बढ़ेगा मतलब बॉन्ड बढ़ेगा, और बॉन्ड बढ़ेगा तो आप उसे आसानी से ब्रेक नहीं कर दोगे। तो आप इसे जरा से भी हीट दोगे, अगर आपने इसे जरा से भी हीट दी तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा, और जब हाइड्रोजन निकल गया तो स्टेबल काहे कर रहा वो तो अनस्टेबल हो गया ना। तो जितने भी बच्चे ए बोल रहे थे उनका आंसर सही है। ठीक है, सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, H2O की होगी, फिर H2S की होगी, फिर H2SE एंड देन H2TE। नोट करो इतना जल्दी से। एक मैं और क्वेश्चन देता हूं, चलो फिर से एक पोल करते हैं, ठीक है। रेड्यूसिंग नेचर, रेड्यूसिंग नेचर बताओ, रेड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है। चलो रेड्यूसिंग नेचर की अगर हम लोग बात करें तो आप 4 ऑप्शन आपके पास फिर से हैं, एक H2O है, एक आपके पास H2S है, H2SE है और आपके पास H2TE है। चलो फिर से पोल कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है बताना है, ठीक है। चलो 4 ऑप्शन है, बताइए रेड्यूसिंग नेचर जो है सबसे ज्यादा किसका होगा, रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी या फिर रेड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा। आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन आगे, बता दो जल्दी से।
80% बच्चे बोल रहे हैं चॉइस 4, 80% बच्चे जो हैं वो ऑप्शन जो डी है उसे बता रहे हैं, ठीक है, और 6% बच्चे ऑप्शन 2 को, और 25% बच्चे ऑप्शन फर्स्ट को बता रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, चलो एंड करते हैं इसे, ठीक है। 70% आ गए लोग, और कम हो गए। ऑप्शन ए की तरफ क्यों जा रहे हो तुम लोग? चलो इसे एंड करते हैं पहले तो। अब जरा इधर देखो, तुम लोग समझ में नहीं आती क्या बात? रेड्यूसिंग नेचर का मतलब जो हाइड्रोजन को जल्दी निकाल दे वो ज्यादा रेड्यूसिंग है। तीनों एक ही चीज लिखी हुई है। एसिडिक कैरेक्टर, एसिड कौन होगा? जो हाइड्रोजन को आसानी से निकाल दे वो एसिड। थर्मल स्टेबिलिटी की ज्यादा किसका? जिसका बॉन्ड बड़ा होगा वो जल्दी टूट जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी क्या? उसकी सबसे कम। फिर बात करते हैं रेड्यूसिंग नेचर। रेड्यूसिंग मतलब जो अपने हाइड्रोजन को जल्दी रिड्यूस कर दे उसे रेड्यूसिंग बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो सबसे जल्दी हाइड्रोजन कौन निकाल देगा? अरे H2T निकालेगा कि नहीं निकालेगा? एक ही जैसे 3 क्वेश्चन दिए और तीनों के आंसर अलग अलग बच्चे दे रहे हैं। ऐसे पढ़ाई करते हो आप लोग? हो गया नोट? यस सर। कैसे पढ़ते हो यार तुम लोग, बताओ? तीनों सेम बातें लिखी हुई, समझ में नहीं आ रही। एसिडिक कैरेक्टर, अभी तुम लोगों ने बोला एसिड। एसिड क्या होते हैं? एसिड वो होते हैं जो अपने H+ को आसानी से निकाल दें। अब अपना हाइड्रोजन कौन निकालेगा? जरा यहाँ एक बात बताओ। मैं ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, छोटा। ऑक्सीजन कैसा? टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो ऑक्सीजन छोटा आइटम है, छोटा बॉन्ड बनाएगा। ऐसे अगर तुम सल्फर की बात करो तो सल्फर से क्या होगा? हाइड्रोजन का बड़ा बॉन्ड होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम बात करो एसी से, तो एसी तो सल्फर से भी बड़ा है, तो इसका बॉन्ड तो और भी बड़ा होगा। और टी, भैया टी तो अपने ग्रुप में सबसे बड़ा है, तो टी का बॉन्ड तो सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो तुम कौन से बॉन्ड को जल्दी तोड़ लोगे? ये वाला बॉन्ड सबसे आसानी से टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टी वाला, क्योंकि बॉन्ड बड़ा है। तीनों में एक ही बातें लिखी। एसिडिक कैरेक्टर कौन सा? जो अपना हाइड्रोजन जल्दी निकाल दे। कौन निकाल देगा? ये वाला। फिर क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? भैया ये तो आसानी से टूट जाएगा। अगर आसानी से ब्रेक हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी तो कम होगी इसकी सबसे। फिर उसका रेड्यूसिंग नेचर। रेड्यूसिंग क्या, कौन सा रेड्यूसिंग होगा? जो हाइड्रोजन को आसानी से निकाल दे। हाइड्रोजन कौन सा आसानी निकालेगा? ये वाला। इतनी सी बात बताओ, समझ में नहीं आ रही तुम लोगों के? बेटा तुम काहे का पेपर देने जा रहे हो? ये भी तो देख लो, अपना दिमाग का थोड़ा तो यूज करो। या कोई तुम स्टेट लेवल या कोई तुम GTI का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, पहले देखो तो। और है, हर एग्जाम का अपना एक लेवल होता है, समझे? किस एग्जाम की तैयारी करो पहले उसके बारे में सोचो, तो अपना माइंड तो प्रिपेयर करो। ऐसे कर लोगे तुम? चलो अब हेडिंग डालो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलो अब की देखते हैं, एक और पोल करते हैं, ठीक है। देखते हैं कहां तक तुम लोग दिमाग लगा सकते हो। कितना होगा? H2SE और H2TE। बता दो भाई, इनमें से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? बताओ। सर कौन दिया है? हाँ पोल कर लो, और क्या, पोल कर लो भैया। 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने, बता दो जल्दी से बताओ। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? चॉइस फर्स्ट। । 77% बच्चे बोल रहे हैं चॉइस फर्स्ट। तुम्हारा बेटा, तुम्हें ये पता है तुम्हारा ये जेई का एग्जाम है कब? ये मालूम है तुम लोगों को? क्यों बेटा, आप लोगों को पता है कब है आपका एग्जाम? डेट पता है? बता दो भाई, कब है 16th एग्जाम? अप्रैल। कौन सी? 15 अप्रैल? 16th 16 अप्रैल को एग्जाम है ना। तो देखो एक बात सुनो, 77% बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन ए, ठीक है, और 14% बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 वालों की बात मेरे समझ में आती है, हाँ उनके दिमाग में क्या चल रहा है उनका तो हम समझ सकते हैं। यार एक बात बताओ, ये जो 9% बच्चे हैं जो ऑप्शन 2 लगाए बैठे हैं, तुम लोगों के बुद्धि में भाई क्या है? तुम लोग क्वेश्चन सुनते नहीं हो कायदे से, या कुछ भी मतलब ऐसे अंधा तो क्या चल रहा है? क्या चल क्या रहा है? तुम लोगों की बात समझ में नहीं आती क्या? सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो H2O है इसके अंदर हमने बताया था क्योंकि ऑक्सीजन, अभी अभी टिक लिखवाए कि नहीं लिखवाए? लिखते नहीं हो क्या? नोट्स नहीं बनाते हो क्या यार? अभी मैंने क्या बोला था? आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। अभी हमने आपको एक ट्रिक लिखवाई
थी फोन, हमने बोला था अगर कहीं पे ये एलिमेंट है दैट मीन वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, समझो मेरी बात। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे है और स्ट्रॉन्ग ना भी हो तो तब भी तुम इतना दिमाग लगा सकते हो कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यानी कि H2O के कितने मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े होंगे। देखो एक H2O का मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई कि दूसरा जो H2O का मॉलिक्यूल होगा वो कुछ ऐसा होगा, तो इसके इसके बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन। देखो दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आया कि नहीं आया, आया। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे करके मॉलिक्यूल बहुत बड़ा बन जाएगा। और जब मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उसे तुम जल्दी से कैसे तोड़ पाओगे, जैसे तुम उसकी उसे डिसॉल्व कैसे कर पाओगे आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए H2O का तो सबसे ज्यादा होगा, बट जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो कोई बता सकता है। सबसे ज्यादा तो H2O का है, ये तो बात चलो सबको समझ में आ गई कि H2O का जो है भैया वो सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे किसका होगा बताओ, H2T। दूसरे नंबर पे होगा H2TE का, फिर होगा अपने पास H2SE का, और सबसे कम किसका होगा, H2S का। जितना बड़ा मॉलिक्यूल उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। नोट करो, ये पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी, इतनी बात मुझे क्लियर हो गई कि तुम लोग बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। नहीं तो यही चीज तुम्हें भी पिछली स्लाइड पे बता चुके हैं, ठीक है। पूरी ट्रिक लिखवा दी कि भैया अगर ये कहीं पे चीज आ रही है तो इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पे यहीं कहीं ना कुछ तो इसमें एक्सेप्शन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो चीज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी नहीं देख रहे हो गया सबका, क्या सबने नोट कर लिया। यस सर। चलो अब Yes, हेडिंग yes, डालो sir. ऑक्साइड्स, अब हेडिंग डालिए ऑक्साइड, ठीक है। आपको जितने भी टीचर इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं वो पूरा अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए, ताकि आपको घर बैठे जो है, घर पे बैठे बैठे आपको एक अच्छी मतलब जो आपके पास एजुकेशन पहुंचे, एक अच्छी एजुकेशन पहुंचे, ताकि अगर आप यहाँ के नोट्स बना लो, ठीक है, उन्हें अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, तो आपका एग्जाम निकल जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, है ना, टीचर को भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। खैर तो चलो, नोट्स बेटा सब लोग बनाया करो, ठीक है। और हम आपके नोट्स, अगर यहाँ पे आपको बनाने में कोई तकलीफ हो रही है 1 घंटा बैठे बैठे, तो आपके ड्राइव में नोट्स अपलोडेड होते हैं, वहां पे जाके आप वहां से देख के बना सकते हो कि जल्दी जल्दी बना लो, अगर किसी को दिक्कत है। नहीं तो कायदा तो यही कि आप यहीं पे बनाओ, क्योंकि ट्रिक वगैरह थोड़ा ना हम बताएंगे, वहां तो आप छाप सकते हो। यहाँ पे जो भी चीज होती है हम लिख के एरेज भी कर देते हैं बहुत सारी चीजें। तो देखो ऑक्साइड 2 टाइप के होंगे, एक आपका होगा EO2 टाइप का और एक आपका होगा EO3 टाइप का, ठीक है। अब EO2 का मतलब, ई का मतलब क्या, ई का मतलब कोई भी एलिमेंट किसका, ऑक्सीजन फैमिली का, ठीक है। तो देखो अगर ई की जगह पे ओ रख दें, मान लो ई की जगह पे अगर ओ रख दें तो क्या बनेगा, O3 बनेगा, ठीक है। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, बनेगा। यस सर। एस रख दें तो क्या बन जाएगा, SO2 बनेगा। और SE रख दें तो क्या बनेगा, SeO2 बनेगा। और टी रख दें तो क्या बनेगा, TO2 बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। यस यस सर। और अगर आपको पता हो कि O3 और SO2 जो है ये तो गैसेस हैं, ओजोन भी क्या है, ओजोन भी गैस है, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस है ही। और जो बचे हुए 2 आप देख रहे हो ये क्या है, ये आपके सॉलिड है। ये आपके किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर तो इधर देख लो, अगर आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे तो O रख ही नहीं सकते क्योंकि O4 मॉलिक्यूल तो बनता नहीं है, तो यहाँ पे आप S रख दोगे तो SO3 बन जाएगा, बनेगा। और अगर आप SC रखोगे तो SeO3 बन जाएगा, और अगर आप T रखोगे तो क्या बन जाएगा, TeO3 बनेगा। बोलो इतनी बात क्लियर है। Yes, sir. ठीक है। और यहाँ पे हम अगर लिख दें, हम लिख दें रेड्यूसिंग नेचर, ठीक है, लिख दें रेड्यूसिंग नेचर। रेड्यूसिंग नेचर का अगर ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई SO2 और आपका SeO2 और आपका TeO2 जो है, इसमें रेड्यूसिंग आप बता दो, रेड्यूसिंग ऑर्डर क्या है, तो क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीजेस। ध्यान रखना इसमें एक्सेप्शन है बेटा, ठीक है। रेड्यूसिंग ऑर्डर का ये रहेगा आपका फॉर्मूला, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी। और इनफैक्ट जो TeO2 है ये आपका बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है। भाई ये कैसा चल रहा है, ये आपका क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ऐसे आपका जो SO2 होता है इसे हम लोग रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है, रेड्यूसिंग एजेंट। इतना नोट करो जल्दी सब लोग। हो गया, यस Yes, sir. Yes. चलिए ठीक है। अब आप हेडिंग डालो यहाँ पे, रिएक्शन विद हेलोजन, यहाँ पे हेडिंग डालिए
रिएक्शन विद अच्छा, हेलोजेंस को हेलोजेंस क्यों बोलते हैं पता है किसी को? हेलोजेंस को, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दो हेलोजेंस, तो हेलोजेंस को हेलोजेंस क्यों बोलते हैं मालूम है? देखो, हेलो का मतलब पता क्या होता है? सॉल्ट। हेलो का मतलब सॉल्ट, और जेंस का मतलब जेनरेटिंग, ठीक है? तो जो सॉल्ट जनरेटिंग एलिमेंट होते हैं उन्हें हम लोग हेलोजन बोलते हैं, ठीक है? फिलहाल तो अभी हटा दो, इसका कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे, फॉर योर नॉलेज बता दिया मैंने। तो देखो, अगर हम लोग बात करें हेलोजन से रिएक्शन की, तो देखो 3 टाइप के यहाँ पे हैलाइड बनेंगे, ठीक है? एक आपका बनेगा EX2, एक आपका बनेगा EX4 टाइप का मॉलिक्यूल हैलाइड मतलब, और एक आपका बनेगा EX6। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, E का मतलब एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट? किसी भी 16 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, ठीक है? EX6। इतनी बात क्लियर है? ठीक यस है? सर। ये क्या है? Yes. ये आपके हेक्साहेलाइड है। पहले तो एक बात बताओ मुझे, ये तो बात चलो इसे लिख ही देते हैं, ये आपके क्या है? हेक्साहेलाइड्स। हेक्साहेलाइड। मुझे एक बात बताओ, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइड, स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइड पूरा लिख दें चलो। अगर स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइड की बात करें तो बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनमें से सबसे स्टेबल हेलाइड कौन सा? सबसे स्टेबल एनायन कौन सा बेटा? बता दो जल्दी से बताओ। आई नेगेटिव। आई कौन सा नेगेटिव। बेटा? आई आयोडीन नेगेटिव। आई निगेटिव सबसे स्टेबल है। यस सर। और लोग बताओ भाई, बाकी लोग भी बोलो। लवप्रीत बेटा आपको आवाज आ रही है? आप तो आंसर देते हो, आप बताओ। देखो 2-3 बच्चे ऐसे हैं, जैसे कौशिक हो गई, कौशिक है, लवप्रीत है, ठीक है? और भी बच्चे हैं जिनके मुझे नाम याद हैं, ये लोग आंसर देते रहते हैं, ठीक है? क्योंकि इनके नाम याद हो जाए, और कोई बोलते नहीं, उनके क्या ही नाम याद होंगे, ठीक है? चलो बताओ भाई। देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आई निगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, फिर Br निगेटिव होगा, फिर क्या हो जाएगा? Cl निगेटिव होगा, फिर क्या होगा? F निगेटिव होगा। मेरी बात सुनो ध्यान से, एक ट्रिक लिख लो आप, कहीं पे नोट करके लिखो, साइड में कहीं पे नोट करके लिखो, लिखो निगेटिव, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज, नेगेटिव चार्ज स्टेबल। स्टेबलाइज। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसे लिख लो, ये ट्रिक कहीं पे लिखो कि जो निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ज्यादा स्टेबल करता है। तो इनमें से सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? Fluorine. क्लोरीन। तो फ्लोरीन पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है? इसे हम ठीक से लिखते हैं, थोड़ा बड़ा दूर दूर करके, ठीक है? देखो फ्लोरीन पे जो निगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे फ्लोरीन पे निगेटिव है, फिर यहाँ पे, अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्लोरीन निगेटिव है, फिर क्लोरीन निगेटिव, ब्रोमीन निगेटिव और आयोडीन। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा स्टेबल होगा अगर उस पर निगेटिव चार्ज है, तो ये ध्यान रखना। तो अगर हम लोग बात करें हैलाइड की, तो F निगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल हैलाइड है, ठीक है? ध्यान रखना। सर पर क्या करो बेटा? फ्लोरीन, सर पर फ्लोरीन में तो पहले ही बहुत इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, उससे फिर और नेगेटिव चार्ज आ गया तो और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगी, तो फिर उससे तो एक्टिविटी बढ़ेगी ना। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? सर मैं कह रहा हूँ कि अगर फिर से F बोलो बेटा, क्या नेगेटिव, कह रहा हो? सर मैं कह रहा था कि अगर F नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल बोल रहे हो, तो F नेगेटिव में तो पहले ही बहुत इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, तो अगर और नेगेटिव चार्ज आ गया तो फिर बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिससे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी ना। देखो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एक चीज पहले तो समझ लो। देखो बात क्या होती है बेटा, देखो अगर फ्लोरीन है, ठीक है? फ्लोरीन है, ठीक? फ्लोरीन के पास आपको पता होगा आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्लोरीन पे निगेटिव कब आएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन वो और ले ले कहीं से, ठीक है? अब वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उसकी कैसी, उसकी बात नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात नहीं हो रही। हम कह रहे हो आपने इलेक्ट्रॉन से दे दिया, अब जब आप इलेक्ट्रॉन से दे दोगे तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जब आप 8 इलेक्ट्रॉन दोगे तभी तो ये F नेगेटिव बनाएगा। अब सोच के देखो, उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया यार, फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया तुमने।
और जब तुमने उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया तो वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो जाएगी। आपका ऑक्टेट तो सबका कंप्लीट होगा, बिल्कुल सही बात है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो मतलब जैसे जिनकी पॉजिटिविटी होती है, जैसे कार्बन हो गया, है ना, कार्बन पे प्लस चार्ज हमेशा स्टेबल होता है, ठीक है। और ध्यान रखना जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उन पे हमेशा माइनस चार्ज स्टेबल होता है, ठीक, ये रीजन है। तो आप उसे वहां पे ट्रिक करके बना के लिख लो कि जो हैलाइड की स्टेबिलिटी है उसमें सबसे ज्यादा हैलाइड कौन सा स्टेबल होगा, फ्लोरीन नेगेटिव, फ्लोरीन, फिर Br नेगेटिव, फिर I नेगेटिव। अब बात करते हैं हम लोग हेक्सा हैलाइड की, ठीक है। तो इसके नीचे आप लिखिए, हेक्सा हैलाइड के नीचे लिखिए ओनली हेक्साफ्लोराइड इज स्टेबल, ठीक है, इज स्टेबल। जैसे आपका IF6 हो गया, ठीक है। आगे लिखो ऑल हेक्साफ्लोराइड आर गैसेस। जितने भी हेक्साफ्लोराइड है वो सबके सब क्या है, गैसेस है, ठीक है। और एग्जांपल क्या है इसका, SF6, ठीक है। ये मत लिखो, हटा दो इसे, ये मत लिखो, ठीक है। इतना नोट कर लो, हो गया नोट इतना। देखो ऐसे ही Yes. आप क्या करो, आप यहाँ पे भी लिख दो टेट्राफ्लोराइड। एक तो भाई पेन क्या पता नहीं कैसे चल रहा है, यहाँ पे आप लिखो टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। और ध्यान रखना जो टेट्राफ्लोराइड है वही स्टेबल होते हैं, जैसे कि आपका SF4 हो गया, ठीक है, और आपका SeF4 हो गया, और आपका क्या हो गया, आपका TeF4 हो गया, यही स्टेबल होते हैं, ठीक है। आपसे इसमें से क्या पूछेगा बताओ SF4 क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, आपको याद रखना ये गैस है, ठीक है। ये क्या अपने पास, ये लिक्विड है अपने पास, और TeF4 जो है वो अपने पास सॉलिड है। इतना नोट करो जल्दी सब लोग, हो गया बेटा नोट? यस सर। चलिए ठीक है, सर 36। नोट कर लो, आराम से नोट करो। डन सर। चलो ठीक है, ठीक है। तो यहां तक जितने भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थे वो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग को पढ़ने हैं कंपाउंड्स, जो 16 ग्रुप के कंपाउंड्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए डाई ऑक्सीजन। फर्स्ट हेडिंग इज डाई ऑक्सीजन, दैट मीन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, O2 की, ठीक है, O2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, प्रिपरेशन देखनी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है O2 की, बताएगा कोई, पता है किसी को मेथड ऑफ प्रिपरेशन? चलो तो आप पहले हेडिंग डालिए, आप डालिए हीटिंग। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। ठीक है सर बेटा, आ रही है। आ रही है, करा दिए। माइक बंद कर लो पहले तो सब लोग। अभी अगर आधे लोगों को आ रही है, आधे लोगों को नहीं आ रही है, तो बेटा फिर जिन लोगों को नहीं आ रही, नेटवर्क की दिक्कत आपकी तरफ है, ठीक है। चलो फिलहाल तो ये पेन भाई बहुत गंदा चल रहा है, ठीक है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हम सही सही लिखें, साफ साफ। फिर से लिखो आप लोग, लिखो हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट, मतलब जो ऐसे जितने भी सॉल्ट हैं जिनमें ऑक्सीजन कंटेन होता है, जिनके अंदर ऑक्सीजन होता है, अगर हम उन्हें हीट कर देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, O2 मिल जाएगी। जैसे आप KClO3 ले लो, ठीक है, KClO3, और आप इसे क्या करो, हीट कर दो, इसे आप हीट कर दो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 कैटलिस्ट, तो क्या बनेगा आपका 2KCl आपका जो है वो अलग बन जाएगा, प्लस आपका 3O2 जो है ऑक्सीजन गैस आपको अलग मिल जाएगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हम क्या करें, अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करा दें, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, ठीक है। देखो जैसे मान लो हमने क्या करा, Ag2O को हीट करा दिया, ठीक है, या फिर हम क्या करें, HgO को हीट करा दो, मतलब ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि लेस रिएक्टिव है, ठीक है, जिनकी रिएक्टिविटी कम है। या फिर आप क्या करो, Pb3O4 इसे आप हीट करा दो, ठीक है। इन सबको हमें क्या करना है,
थर्मल इनका डिकम्पोजिशन, मतलब इन्हें हीट करा दो, ठीक है। या फिर आप PbO2 इसे आप क्या कर दो, इसे भी आप हीट करा दो। तो देखो क्या क्या बनेगा, बता दो भाई। पहले वाले में क्या बनेगा बताएगा कोई? पहले वाले में देखो Ag बन जाएगा आपका और प्लस O2 भी आपका बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, ये बैलेंसिंग आपको अपने आप से करनी है, ठीक है। मैं सिर्फ रिएक्शन लिख रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, आपका Hg बन जाएगा, प्लस का आपका ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन इन दोनों को ध्यान रखना भैया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपका मेटल नहीं बनता है, यहाँ पे आपका मेटल ऑक्साइड ही बनेगा। यहाँ पे PbO बनेगा प्लस O2 बनेगा, ठीक है। और यहाँ भी आपका क्या बनेगा, यहाँ पे PbO यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी O2 बनेगा। ध्यान रखना, इन दोनों पे स्टार बना लेना। Pb3O4 और आपका PbO2 वाली जो रिएक्शन है उस पे स्टार बना लेना, क्योंकि यहाँ पे इन्हें हीट करने पे मेटल नहीं मिलता, मेटल का सेपरेशन नहीं होता है, ठीक है। हो गया नोट? जल्दी से Yes, करो नोट। sir. चलो Yes, अगर हो sir. गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर हो गया तो अगली हेडिंग डालिए आप, हेडिंग नंबर थर्ड। हेडिंग नंबर थर्ड, हेडिंग नंबर थर्ड लिखो, डिकम्पोजिशन ऑफ decomposition of H2O2 by catalyst, ठीक है। तो हम H2O2 का क्या करा दें, थर्मल डिकम्पोजिशन करा दें, ठीक है। और किसके द्वारा, कैटलिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप 2H2O2, ठीक है। 2H2O2 की अगर आपने क्या करा, देखो H2O2 किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। इसे आप अगर हीट करा दोगे तो क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा 2H2O और प्लस यहाँ से O2 गैस जो है वो अलग निकल जाएगी, ठीक है। इतना नोट करिए जल्दी से, याद रखना यहाँ पे कैटलिस्ट हम लोग MnO2 यूज करते हैं, ठीक है। कर लिया सबने नोट? yes, sir. sir. अच्छा, किसी के पास और कोई आइडिया है? बताओ, मुझे बताओ, किसी के पास कोई और आइडिया है कि हम ऑक्सीजन को और किस तरीके से बना सकते हैं? कोई बता सकता है? क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे आप ऑक्सीजन बना दो, इन तरीकों को छोड़ के, ये जो 3 रिएक्शन है इन्हें छोड़ के, बता सकते हो? बताओ भाई। देखो आपने 10th में शायद पढ़ा है, या तो शायद आपने 9th में पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है। अगर आप वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ तब भी तो आपको H2 मिल जाएगा कैथोड पे, O2 मिल जाएगा एनोड पे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. ठीक है। तो इन 3 रिएक्शन के अलावा एक रिएक्शन और है, क्या? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O। इलेक्ट्रोलाइसिस करा देगा हम लोग H2O की, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको H2 मिलेगा कैथोड पे और O2 मिलेगा एनोड पे। और बताओ, और कोई आपके पास तरीका? मान लो आप साइंटिस्ट हो, आपसे कह रहे हैं लैब में आपको ऑक्सीजन बनानी है, बट आप ये 4 मेथड यूज नहीं करोगे, 3 ये और एक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O। बताओ कोई और मेथड है? हवा है कहीं? क्या कह रहे बेटा? सर CO2 को CO2 को हाँ बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल, मतलब हम कह रहे हैं लार्ज प्रिपरेशन, लार्ज स्केल पे अगर आपको बनानी हो, अगर ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग जो ये अपने पास एयर है इसे हम लोग कलेक्ट कर ले, इससे नहीं बना सकते O2? बताओ। बना सकते हैं सर। मेरी बात सुनो, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि एयर में तो N2 भी है, तो भैया ऑक्सीजन की लेयर और N2 की लेयर अलग अलग है, मिली हुई नहीं है। N2 इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब कि वो रिएक्टिव नहीं है, वो रिएक्शन नहीं कर रही है O2 से, क्योंकि अगर N2 O2 से रिएक्शन कर रही होती तो हम लोग सांस नहीं ले पाते, समझे? तो O2 की लेयर अलग है, N2 की अलग। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये अर्थ मान लो, तो अगर N2 यहाँ से यहाँ तक भरी हुई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लो N2 भरी हुई है, ठीक है, तो N2 जो है वो O2 में मिक्स नहीं हो रही है, ये O2 है। सोच के देखो कितना मतलब सही तरीके से जिसने भी दुनिया बनाई कितने अच्छी तरीके से बनाई है कि N2 और O2, जबकि इनके बीच में कोई दीवार भी नहीं है, फिर भी ये नॉन रिएक्टिव गैस है, ये इनर्ट गैस है। इनर्ट का मतलब ये रिएक्शन नहीं कर रहे, अगर कर रही हो तो हम लोग सांस नहीं ले पाते, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि आप क्या करो, आप इस हवा, जो अपने पास हवा है इसे आप बढ़ लो, और इससे क्या करो, अब हवा में क्या क्या चीजें होंगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही, हम ही लोग जो है जला जला के चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर हम उन गैसेस को निकाल दें, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत कम है अभी एयर में, लेकिन तब भी देखा जाए तो बहुत हो गई है ह्यूमन के हिसाब से। तो हम लोग क्या करें, अगर हम लोग एयर को कलेक्ट कर लें, उससे हम लोग CO2 निकाल दें, और जो मॉइस्चर उसके अंदर पानी जो भरा हुआ उसे हटा दें, फिर जो बचे उसका हम लोग क्या करा दें, हम लोग वो करा दें, क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे भी हम लोग O2 बना सकते हैं, ठीक। तो आप अगली हेडिंग डालो यहाँ पे लार्ज स्केल पे, ठीक है। आप हेडिंग डालिए यहाँ पे लार्ज स्केल प्रिपरेशन, PPRN लिख लो, लार्ज स्केल प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर।
सबसे पहला तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी, वाटर की, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O। तो यहाँ से दो चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगी H2। H2 कहाँ मिलेगा, कैथोड पे, सबको पता है कैथोड पे H2 मिल जाएगा, कैथोड DE कर लेना भैया, ठीक है। और आपका O2 मिल जाएगा, O2 कहाँ मिलता है हम लोगों को, एनोड पर, ठीक है। इतनी बात नोट करो जल्दी से। और अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल प्रोसेस की, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, आपके पास जो एयर प्रेजेंट है, ठीक है, आपके पास जो एयर है, ठीक है, अगर आप इससे क्या करो, रिमूव कर दो किसे, CO2 को एंड वाटर वेपर को, ठीक है। तो जो भी चीज बच गई, यानी कि जो भी आपके पास रिमेनिंग गैसेस हैं, रिमेनिंग गैसेस, इनका क्या करा दो, इन्हें लिक्विफाइड करा दो, ठीक है। एंड इनका क्या करा दो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा दो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा, ठीक है। तो इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराने पे आपको क्या मिल जाएगा, N2 एंड O2 आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो O2 चाहिए, तो हम O2 को कलेक्ट कर लेंगे वहां से। बोले इतनी बात सबको समझ में आई? सर 8:30 हो गया क्या, टाइम देखना बेटा। हाँ चलो सर फिर, एक डाउट, हो गया ना, सर एक डाउट। बताओ बेटा, बता दो। सर एटमॉस्फेयर में N2 और O2 डिफ्यूज हो कैसे, मिक्स क्यों नहीं हो जाती? एटमॉस्फेयर में N2 और O2 मिक्स क्यों नहीं हो जाती, देखो रीजन उसका है बेटा। देखो आप पहले एक चीज समझिए, देखो अगर आपको पता होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, तो अगर आपको पता होगा कि ये सबकी सब क्या है, नोबल गैसेस हैं, ये बात आप सबको पता है, सबकी सब क्या है, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होते हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, मतलब जिनके एटॉमिक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज और भी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग की आपकी ये 3 गैसेस हैं, ये इनर्ट बोली जाती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इनर्ट। इनर्ट का मतलब ये गैसेस किसी से रिएक्शन नहीं करती, किसी से भी रिएक्शन नहीं करेंगे, किसी के साथ भी आप कंपाउंड नहीं देखोगे, ना आप हीलियम का कोई कंपाउंड देखोगे, ना नियॉन का, ना ही आप आर्गन का कोई कंपाउंड देखोगे। वेयर एज क्रिप्टॉन एंड जिनॉन के आपको कंपाउंड्स मिल जाते हैं, जैसे कि कोई भी ले लो, XeO F2 ले लो आप, ठीक है। तो जिनॉन और क्रिप्टॉन के आपको क्या मिलते हैं, कंपाउंड मिलते हैं। इनर्ट का मतलब पहले समझो, इनर्ट का मतलब ऐसे एलिमेंट जो किसी से भी रिएक्शन ही नहीं करते, उन्हें बोलते हैं इनर्ट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर इनर्ट मेटल की बात करें तो हो गया अपने पास गोल्ड, हो गया अपने पास, हो गया सिल्वर, हो गया, और अपने पास प्लेटिनम। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जो होता है ये इनर्ट मेटल है। अब इनर्ट मेटल का मतलब समझ रहे हो, ये किसी से भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते तो बेटा हम लोग ज्वेलरी नहीं पहन पाते, हम लोग मतलब जो भी पहनता है, ठीक है, तो हम लोग ज्वेलरी नहीं पहन पाते, क्योंकि सोचो अगर गोल्ड किसी से रिएक्शन कर लेता तो हम गोल्ड खरीद के लाते, वो ऑक्साइड से मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता, ऑक्साइड की लेयर आती है, उस पर ब्लैक पड़ जाता, सोना आपका तुरंत क्या पड़ जाता, काला पड़ जाता है, हम लोग बोलते हैं नकली सोना है। ऐसे अगर सिल्वर है वो भी काला पड़ जाता, प्लेटिनम भी काला पड़ जाता, समझे। इसका मतलब इनर्ट वर्ड का मतलब है जो किसी से भी रिएक्शन ही ना करें। ऐसे ही अपना जो ये जो मान लो अर्थ है, ठीक है, इसे अर्थ बना लो, ये तो अपने पास हो गई अर्थ। अब अर्थ से मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप 11 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, 11 किलोमीटर, तो बस यहीं तक अपना एटमॉस्फेयर है, 11 किलोमीटर तक ही अपना एटमॉस्फेयर, उसके ऊपर जो है और भी चीजें जो है स्टार्ट हो जाती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर वगैरह, है ना। अब बात यह कि इसी के अंदर, इसी के एटमॉस्फेयर के अंदर 78% मान लो इतने अमाउंट में नाइट्रोजन भरी हुई है, क्या भरी हुई है, 78% N2 भरी हुई है, और इतने अमाउंट में यहाँ पे जो है 21% क्या भरी हुई है, अपने पास O2 भरी हुई है। तो वही चीज है, N2 जो है वो इनर्ट गैस है। अब इनर्ट गैस है तो तुम कुछ भी भर दो, वो रिएक्शन में किसी से करेगी ही नहीं। इनर्ट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, जो किसी से भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, उन्हें बोलते हैं इनर्ट। तो ड्यू टू इट्स इनर्टनेस, ठीक है, जो इसकी इनर्टनेस है इसकी वजह से जो है ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलती, ठीक है। सर मैं रिएक्शन नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मतलब डिफ्यूज भी तो हो सकती हो गैसेस साथ में। और गैसेस का तो डिफ्यूज तो तब होंगी बेटा जब उनकी रिएक्टिविटी कुछ होगी, जब वो रिएक्ट ही नहीं कर रही है तो कैसे डिफ्यूज करोगे, बात तो वही पड़ गई। डिफ्यूज करने के लिए भी तो आपको उनका रिएक्टिव होना जरूरी है बेटा। सर जैसे डाल्टन्स लॉ होता है, तो उसमें कंटेनर के अंदर अगर गैसेस रखें तो वो भी तो नॉन रिएक्टिव होती है, पर अरे ऐसे तो मेरी बात सुनो, ठीक, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा वहां पे आपका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ये कांस्टेंट थोड़े ना होता है। इसके तो आप यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं तो 1 atm पे कर रहे हैं, हम लोग तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं, हम लोग तो स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होता है, टेम्परेचर आपका कितना होगा बताओ, रूम टेम्परेचर
ठीक है, प्रेशर कितना होगा 1 atm होगा। और जो आप बात कर रहे हो वहां पे हम लोग टेम्परेचर कभी बढ़ाते हैं, कभी प्रेशर बढ़ाते हैं, कभी वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो वो एसटीपी पे नहीं होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं होती वो चीजें जो आप बता रहे हो। ठीक है, और हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं, हम लोग एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, वहां पे स्टैंडर्ड चीजें हैं, वहां पे फिक्स है कि प्रेशर कितना होगा 1 atm, ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस, तब की बात अलग होती है। और आप जबरदस्ती करवाना चाहो तो कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो एसटीपी पे नहीं होता है। ठीक है, वहां पे तो हम लोग फिर कंडीशन बदल देते हैं ना, टेम्परेचर कुछ अलग कर देते हैं, वॉल्यूम कुछ अलग कर देते हैं, ठीक है, प्रेशर बढ़ा देते हैं। प्रेशर बढ़ा के तो तुम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर ही दोगे भाई। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, तो आज आप लोग यहीं तक करो। ठीक है, नोट कर लो इसे जल्दी से, और इसके आगे का जो भी होगा हम लोग सैटरडे को बचा हुआ चैप्टर जितना भी उसे कंप्लीट करके क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, Yes, sir. Thank you, और हाँ, sir. एक बात सुन लो सब लोग, मेरी बात सुनो, जितना चैप्टर आपने आज तक आज की डेट तक पढ़ा है, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट आपने जितना भी पढ़ा, आप इसे क्या करना, बहुत अच्छे से नोट कर लेना, मेरी बात सुन लो, और बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि सैटरडे को हम लोगों की जो क्लास होगी थोड़ी देर की क्लास होगी, थोड़ी देर में हम आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसका हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, मान के चलो आधे घंटे में हम पूरा आपका चैप्टर फिनिश कर देंगे जितना भी बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अब आगे की जो ग्रुप है वो छोटे छोटे ग्रुप है, उनमें ज्यादा नहीं पढ़ना हम लोग, सिर्फ ऑक्सिजन एसिड पढ़ना है। ठीक है, बचा हुआ जितना ये है, और उसके आगे के जो दो ग्रुप है 16 एंड 17, उनके थोड़े से हम लोगों को चीजें पढ़नी है, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा तब आएगा जब आप पढ़ के आओगे चैप्टर, जब आपको चीजें पता होंगी। नहीं तो आप तुक्का मारोगे, हम बोलेंगे बताओ 4 ऑप्शन है, आधे बोलेंगे जो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, आधे उसे बोलेंगे हाँ भाई ये भी हो सकता है, कुछ तुक्का मारेंगे बैठ के। ठीक है, तो ऐसे मजा नहीं आएगा, इसलिए आप पढ़ लेना पूरा चैप्टर ध्यान से। ठीक है, यस Yes. सर चलिए फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू सर, बेटा वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, ठीक है, गुड नाइट टू ऑल, खाना पीना खा के सो जाओ। चलो ठीक है, मिलते हैं सैटरडे। ठीक है, Good night, sir. ठीक है बेटा।